सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में चौथा चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन। ये जय प्रकरण का हिस्सा है। उसी हिस्सा को एक अलग चैप्टर नाम दिया गया है भारतीय भवन का बुक में या और से अदर बुक में उत्सर्जन। ये एनसीईआरटी के नज़रिए से देखेंगे तो ये जय प्रकरण का एक हिस्सा है, उसी में के एक भाग है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए अपना जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना जो पॉइंट है उस पर पढ़ते हैं और जानते हैं कि उत्सर्जन किसको कहते हैं, उत्सर्ज्य पदार्थ किसको कहते हैं। उसके बाद जानेंगे कि मनुष्यों में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। तो ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले उत्सर्जन किसको कहते हैं। तो हम लोग देखें पीछे क्या करें, यानी पोषण जाने, यानी भोजन ग्रहण कर किए। पहले क्या किए, भोजन ग्रहण किए। उसके बाद हम लोग देखें कि भोजन ग्रहण करने के बाद हम लोग को श्वसन, यानी श्वसन के दौरान उसको में किस प्रकार से श्वसन भोजन को पचाने में ऑक्सीजन सहायता होता है, ये सारे चीज़ देखें। उसके बाद फिर परिवहन देखें, ठीक है। जब ऊर्जा बना तो ऊर्जा को कैसे परिवहन हुआ। उसके बाद अब देखेंगे कि जब ऊर्जा बना, जैसे अभी क्रिया हुआ, तो उसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे। तो अब वो अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग शरीर से बाहर निकालेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहेंगे। तो देखिए, उत्सर्जन जो है जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को ये निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए, उत्सर्जन के दौरान जब हम लोग उत्सर्जन, जैसे हम लोग के उत्सर्जित पदार्थ के अगर रूप में देखें तो उत्सर्जित पदार्थ क्या चीज़ को बाहर निकालते हैं, निष्का उपापचयी क्रियाओं के। उपापचयी मतलब होता क्या है, उपापचयी सबसे पहले समझेंगे कि उपापचयी क्रिया होता क्या है। तो जो भी हम लोग क्रिया, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, टूटता है। और टूटने के दौरान ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं, कुछ लाभदायक भी बनते हैं, कुछ हानिकारक भी बनते हैं। तो उसी को हम लोग कह देते हैं उपापचयी, यानी एक प्रकार के अभिक्रिया, ठीक है। क्या होता है, एक प्रकार के अभिक्रिया। हमारे शरीर में अनेकों अभिक्रिया। उत्सर्जित पदार्थ अगर देखेंगे तो उत्सर्जित पदार्थ में जैसे हो गया कि मल हो गया, मूत्र हो गया, पसीना हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। देखिए, तो वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए घातक होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। तो अगर हमारे शरीर में बहुत समय तक कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे श्वसन को हम लोग लेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को निकालवे नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारे शरीर में विषैले पदार्थ अधिक मात्रा में बढ़ेंगे। तो अधिक मात्रा में बढ़ेगा तो हमारे शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं उसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न होगा, समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे में हो गया उत्सर्जित पदार्थ, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, पसीना हो गया। पसीना को भी निकलना एक हमारे शरीर में संतुलन बना रहता है। पसीना निकलता है तो हमारे शरीर में संतुलन बना रहता है, ताप का संतुलन बना रहता है। मूत्र हो गया, मूत्र भी निकलना आवश्यक है, मल भी निकलना, यानी जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, क्या है, हानिकारक है, तो ऐसे पदार्थ को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जैसे जंतुओं के शरीर में बनने वाला प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले मारना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कभी नहीं छोड़ना है। हमेशा पूछित रहता है कि जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे विषैले जो है उत्सर्जित पदार्थ क्या है, या प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जल संतुलन, जल यानी शरीर में जल की मात्रा, जैसे जल की मात्रा को संतुलन, यही जल की मात्रा को जब संतुलन नहीं हो पाता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर जो कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुखार लग गया है। अगर बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है। तो शरीर की मात्रा को संतुलन भी रखना एक जरूरी है। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा
होता है उसे कहते हैं जल संतुलन। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे उत्सर्जी अंग के अगर बात करें तो एक प्रकार के फेफड़ा भी हमारे उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं। ये मनुष्य की बात करते हैं, ये वृक्क का संरचना है, वृक्क भी एक प्रकार के उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे नासिका के चित्र पारा गया है जो कि सीधे किससे संबंधित रहता है, फेफड़ा से रहता है। तो ये भी एक प्रकार के उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे त्वचा, ये सारे चीज़ तो उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यूरिया अमोनिया के अपेक्षा ज़्यादा जटिल है। यूरिया जो है अमोनिया के अपेक्षा ज़्यादा जटिल है परंतु कम विषैले हैं। क्या है? कम विषैले यौगिक है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में हम लोग जानते हैं उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए जिन जिन अंगों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं उत्सर्जी अंग, ठीक है ना। क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। तो उत्सर्जी अंग क्या होगा? तो उत्सर्जी अंग यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे में वृक्क हो गया उत्सर्जी अंग, क्या हो गया? वृक्क यहाँ पे उत्सर्जी अंग हो गया। मूत्रवाहिनी, ठीक है, मूत्रवाहिनी, सारे चीज़ को चित्र पार के दिखाएंगे। मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी यहाँ पे मूत्र मार्ग हो गया, मूत्राशय हो गया, ठीक है, मूत्राशय यहाँ पे हो गया, मूत्र मार्ग। ये सारे चीज़ जो है यहाँ पे उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं हमारे शरीर में, जो कि एक प्रमुख भाग है। ये उत्सर्जी अंग के प्रमुख भाग है। इसमें त्वचा भी होता है। क्या है? त्वचा भी हमारे शरीर के उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं। त्वचा जो कि पसीना को निकालने में मदद करता है। उसी प्रकार से फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद करता है। लीवर, ठीक है, लीवर, तो लीवर भी एक प्रकार के क्या है? उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जन किसको कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, जैसे अब हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे तो क्या होगा? खाना खाएंगे तो उसके बाद हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, ठीक है ना। क्या होगा? ऊर्जा मिलेगा। और ऊर्जा मिलेगा तो ऊर्जा के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो उसके साथ साथ केवल तो ऊर्जा तो नहीं न रहेगा, यानी उसके साथ साथ कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी बनेगा। जैसे हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम लोग को क्या बनाना है? आलू, ठीक है, आलू का चोखा बनाना है, आलू का चोखा बनाना है। तो क्या होता है कि हम लोग आलू को, छिलका को जो है क्या कर देते हैं, पूरा छिलका को निकाल देते हैं, उतार देते हैं, और जो अंदर का जो सामान रहता है, यानी जो अंदर का पोषक तत्व रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग चोखा मेलते हैं आलू को और खाते हैं। तो जो छिलका को हम लोग निकालें तो छिलका हमारे लिए क्या हुआ? अवशिष्ट पदार्थ हुआ। तो इसी प्रकार से कि अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग हम लोग अवशिष्ट पदार्थ के रूप में मानते हैं। उसी प्रकार से हम लोग को शरीर में भी होता है। जो हम लोग को ग्लूकोज प्रदान करता है वो हमारे शरीर में क्या करता है? जैसे ग्लूकोज प्राप्त होता है तो हमारे शरीर में श्वसन होता है। तो श्वसन कैसे होता है? देखिए श्वसन होता है तो ऑक्सीजन क्या होगा? O6। तो इससे क्या करेगा? ऑक्सीजन जैसे हम श्वसन करेंगे तो इससे क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो इससे जो अभिक्रिया किया तो सबसे पहले क्या बनेगा? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है। तो जो चीज़ बना वही क्या हुआ? उत्सर्जी पदार्थ हुआ, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके आगे के पोर्शन हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।